साथियों, भारतीय ज्ञान परंपरा का सबसे वैभवशाली केंद्र एक ज़माने में नालंदा विश्वविद्यालय हुआ करता था। आज़ाद भारत ने जब शैक्षिक परिवेश की कल्पना की तो यह तय किया कि उस ज्ञान परंपरा के स्मृति में नए ज्ञान के स्रोतों की तलाश की जाए। और ये जो आप मेरे पार्श्व में देख रहे हैं नालंदा विश्वविद्यालय, उसी की इमारतें हैं। और क्या सुंदर बात है कि यहाँ पर हम केवल भारतीय परंपरा को ही नहीं याद कर रहे हैं। भारतीय परंपरा जिस बात के लिए जानी जाती है, उस परंपरा में सबसे महत्वपूर्ण है तर्क और ज्ञान की पद्धति। हम वैज्ञानिक चेतना पर आपसे बात करना चाहते हैं और यह भारतीय परंपरा की सुंदरतम उपलब्धियों में से एक है। हम सभी जानते हैं, अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं कि दुनिया को गिनती की सौगात हिंदुस्तान ने ही दी थी। गिनती की खोज यहाँ पर हुई थी, आर्यभट्ट हुआ करते थे। और एक थोड़ी सी ही दूर पर यहाँ से लगभग 40-50 किलोमीटर की दूरी पर तरेगना नाम का गांव था और वहाँ पर उनकी वेधशाला थी और जिससे वो दूरबीन लगाकर तारों का अध्ययन किया करते थे। तो जो अतीत है वो बहुत ही सुनहला है, लेकिन जब बहुत लंबे समय तक हम लोग गुलाम रहे तो हमारे समाज से धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें विलुप्त हो गईं, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण बात थी वैज्ञानिक चेतना। वैज्ञानिक चेतना यानी कार्य कारण संबंधों की खोज। कोई बात है तो क्यों है, और यदि है तो उसके पीछे कौन सी शक्तियाँ काम कर रही हैं, कौन से उसके तत्व इस बात की मुनादी कर रहे हैं कि इन तत्वों के समावेश के बाद यही रूपांतरण होना था। तो वैज्ञानिक चेतना के बिला जाने का खतरा ये हुआ कि हम लंबे समय तक गुलाम रहे। क्या संयोग है कि जब भारत आज़ाद हुआ, और भारत की आज़ादी की लड़ाई आप सभी जानते हैं कि 1857 से 1947 तक की लड़ाई हिंदुस्तान के लोगों को एक करने की दरअसल लड़ाई थी। वह किसी सत्ता के खिलाफ लड़ाई नहीं थी, बल्कि हिंदुस्तान के लोग एक होकर उस हुकूमत के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करें जिस हुकूमत ने उनके संसाधनों को लूटा, ज्ञान विज्ञान की परंपरा को ख़त्म किया। और जब हम आज़ाद हुए तो आज़ाद भारत की संसद में बहुत सारे बहस उस ज़माने में हुए, लेकिन सबसे खूबसूरत जो बहस है वो है अनमोल, वो है SPR, साइंटिफिक पॉलिसी रेजुलेशन। हिंदुस्तान दुनिया का पहला ऐसा देश बना जिसने SPR को पारित किया। कल्पना कीजिए, 1958 का वो साल, और 1958 के उस साल के पहले 2 पंचवर्षीय योजनाएं बीत चुकी हैं और सरकार को इस बात की चिंता है कि जो योजनाएं बनाई गईं उनको क्रियान्वयन करते समय इतनी सारी मुसीबतें और दिक्कतें क्यों आई। सरकार को ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं कोई ऐसी चेतना है जिसके अभाव के कारण हम लगातार पिछड़ते जा रहे हैं। उसी के परिणाम स्वरूप साइंटिफिक पॉलिसी रेजुलेशन आया और दुनिया में पहली बार किसी देश की संसद ने इस बात को तय किया कि हमारी प्रगति के हर रास्ते के पीछे वैज्ञानिक चेतना होगी, वैज्ञानिक सोच होगी। विज्ञान केवल भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान तक सीमित नहीं है। दरअसल तर्क के वे सारे दरवाजे जो कार्य कारण संबंधों की खोज करते हैं, उसी का नाम है वैज्ञानिक चेतना। हमारी संसद ने उसे पारित किया और यह तय किया कि अब से आगे से हमारे विकास के किसी भी फलसफे को वैज्ञानिक चेतना के बिना संभव करने का कोई रास्ता नहीं ढूंढा जाएगा। क्या आप जरा सोचिए कि वो अकेला ऐसा बिल है जिसे तब के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उस पूरे बिल को पढ़ा। आमतौर पर यह परंपरा होती है कि जब किसी बिल को संसद में पारित करवाया जाता है तो केवल उसका सेक्शन बता दिया जाता है और उसके बाद सदस्य कहते हैं कि इसे पारित किया गया। कुछ लोग उसके खिलाफ भी हो सकते हैं कि नहीं पारित किया गया, लेकिन उस बिल को जवाहरलाल नेहरू ने पूरे बिल को संसद में पढ़ा। और विपक्ष, जो कि हर वक्त हमलावर रहता था उस ज़माने में, विपक्ष ने इस बात के लिए सरकार से नाराज़गी प्रकट की कि आपने इस बिल को लाने में काफ़ी देर लगा दी। आप यदि समय से इस बिल को लाते तो हमारी पंचवर्षीय योजनाएं असफल नहीं होती। तो आप देखें कि वैज्ञानिक चेतना के प्रति हमारे संविधान ने, हमारी संसद ने एक शपथ लिया कि हम अब जो भी काम करेंगे उसमें विज्ञान की उपलब्धियों से हासिल जो चेतना होती है उसका उपयोग ज़रूर करेंगे। अब उस तरफ हम लोग चलें कि हिंदी में विज्ञान लेखन की क्या स्थिति है।
दरअसल ज्ञान विज्ञान या किसी भी जो हमारी परंपरा होती है उसके संरक्षण और उसके विकास की बुनियादी शर्त होती है कि आदमी अपनी ज़बान में बात करे। हम कई बार ऐसा देखते हैं कि दुनिया की मुख्तलिफ़ ज़बानों में हिंदुस्तान के लोग भी बात करते हैं, लेकिन इस बात को समझने की ज़रूरत है कि वे सारी संरचना, भाषा की सारी संरचना, चिंतन की सारी संरचना अपनी मादरी ज़बान में ही बनती है, अपनी भाषा में ही बनती है। तो विज्ञान तब तक कारगर नहीं हो सकता जब तक उसे भारतीय भाषाओं में नहीं प्रकट किया जाए। और जब हम भारतीय भाषाओं की बात करते हैं तब जाहिर सी बात है उसमें हिंदी बड़े इलाके में बोली जाने वाली भाषा के रूप में, लिखी जाने वाली भाषा के रूप में, ज्ञान के संसाधन की भाषा के रूप में नज़र आती है। 11 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर कि हिंदी बोली बढ़ती जाती है। तो जाहिर सी बात है कि सरकार ने वैज्ञानिक चेतना और विज्ञान लेखन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करते हुए वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग बनाया ताकि हमें अनुवाद में आराम हो। और बहुत सारे ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने इस चेतना के आलोक में वैज्ञानिक लेखन किया। हम इस सिलसिले में प्रोफेसर यशपाल का नाम ले सकते हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने खोजो तो जाने नाम की एक किताब निकाली जिसमें हमारे दैनिक जीवन में जो चीज़ें नज़र आती हैं, जैसे किसी कांच में हमारा चेहरा ऐसा ही क्यों नज़र आता है, इस तरह की बातें, वे सभी बातें उस किताब में सिलसिलेवार ढंग से बताई गई है। तो आप देखें कि विज्ञान लेखन में जो वो किताब हिंदी में आई तो उसका परिणाम यह निकला कि बहुत सारे लोगों के द्वारा वो पढ़ी गई। इसी तरह जो मौजूदा प्रयागराज है, इलाहाबाद से जिसे पुराने ज़माने में कहते थे, तो वहाँ से भी विज्ञान नाम की एक पत्रिका निकली। इसी तरह से विज्ञान भारती नाम की पत्रिका निकलती हैं। और लेकिन ये ज़रूर बात है कि हम लोगों ने जो यात्रा शुरू की थी उस यात्रा में अभी बहुत सारे काम की ज़रूरत है। और यह काम तभी संभव है जब वैज्ञानिक चेतना से लैस होकर मानविकी के लोग, भाषा के लोग, विज्ञान के लोगों के साथ, पुरातत्व के लोगों के साथ, इतिहास के लोगों के साथ एक ऐसा हाथ में हाथ डालकर एक ऐसे आपको याद ही होगा एक बहुत ही शायर लुधियानवी का वो शेर था कि साथ ही हाथ बढ़ाना। तो एक दूसरे का हाथ पकड़ के ही हम उस रोशन ख्याल को पा सकते हैं जिसके नाम पर भारत पर जिसके लिए भारत को कभी नाज था। और जाहिर सी बात है कि हम उस दिशा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हमारे प्रयास इस दिशा में और बेहतर तरीके से संपन्न हो, इस बात की कामना की जा सकती है। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।